जय मातेश्वरी माँ शारदे आपको सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक मारवाड़ की धरती सूर्य नगरी जोधपुर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी से गुड मॉर्निंग। साथियों, हमारी सीरीज कॉन्स्टिट्यूशन की भी साथ साथ में चल रही थी और लगभग भाग फर्स्ट हो चुका था। अब भाग सेकंड आज अपन बात करेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता। मैंने आपको कहा था कि हर चीज महत्वपूर्ण होती है। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि महत्वपूर्ण चीज के बारे में या महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, साथियों इस दुनिया में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। जो हमारे काम आए ना वो सब कुछ महत्वपूर्ण ही है। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं। सुबह सुबह एक विद्यार्थी ने पूछ लिया साथ कि भरोसा कैसे करें कि यह सवाल आएगा ये सवाल। साथियों, मैं आपसे बताऊं, सबसे पहली बात तो आपको खुद को जितना आप जानते हैं दूसरा कोई नहीं जानता। आप अपने को कितना जानते हैं वो आप ही जानते हैं। साथियों, दूसरे पर भरोसा एक बार एक साइड में रखो। कम से कम आप खुद पर तो भरोसा करो कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, मुझमें ये करने की ताकत है, चाहे कितनी ही चुनौतियां आए मैं ये काम करूंगा। तो साथियों, आप जब तक ये सोचेंगे नहीं, अपने अंदर की एनर्जी को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकने वाला। दुनिया तो यही चाहती है कि वो आगे कैसा चला जाए। ध्यान से सुने ना, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। साथियों, एक परीक्षा का रिजल्ट आता है और आपको पता है कि मैं इसमें सक्सेस नहीं हुआ हूं, तो आप पड़ोसी के लड़के ने भी एग्जाम दिया रहा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, पड़ोसी का लड़के का निकट तक में भी नंबर नहीं है और आपका सिलेक्शन के मान लो 0.24 से भी आप बच गए हो, तो भी वो उसका भाई ऐसे आकर आपके पिताजी से बात करेगा, राकेश कहां है, आज रिजल्ट आया था, बात नहीं हुई। तो साथियों, वो मैं कह रहा हूं, आप अपने आप पर भरोसा रखिएगा, खुद पर भरोसा करें, फिर दूसरी चीज पर भरोसा रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, आपके भाग्य में जो होगा वो मेहनत आपको दिलाएगी। थैंक यू वेरी मच। हम बात करते हैं साथियों सिटीजनशिप, नागरिकता भाग 2। एचपीएस एजुटेक चैनल अगर साथियों आपके सामने पहुंच चुका है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक करें। इस पर आने वाली सामग्री का आप परख करें। थैंक यू। चलिएगा, अब दोस्तों अपन बात करते हैं नागरिकता के प्रावधान पर। देखिएगा, नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान है हमारे भारत में। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान का भाग 2, कितवा भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद कितना साथियों, 5 से 11, टोटल 6 अनुच्छेद है साथियों, वो इसमें प्रावधान किया गया। दूसरी बात आप यह ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय संविधान में यह जो नागरिकता है ना, यह कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। ध्यान से सुन लेना, वापस बोल रहा हूं, भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो आखिर अपन नागरिकता किसको कहेंगे? तो साथियों, नागरिकता एक ऐसी स्थिति है, मान लो एक ऐसी दशा है जो एक किसी भी राज्य में, हम भारत में है तो दोस्तों भारत को देश नहीं एक राज्य की श्रेणी देंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का आपको पता, आर्टिकल एक बोलता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो किसी भी राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को वहां का राजनीतिक और कानूनी अधिकार प्राप्त होता है और वो व्यक्ति उस देश के संविधान के प्रति वफादार हो तो वो उस देश का नागरिक माना जाता है। बस यही है नागरिकता। दूसरी बात अब सुनिएगा, हमारा भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता है जिन्हें अपन एकल नागरिकता कहते हैं। ध्यान से सुनना, एक एक बात को नोट करते हुए चलना। इकहरी नागरिकता है दोस्तों, यह क्या मतलब हुआ सुनिए। इकहरी का मतलब होता है मोनो यानी एक, दोहरी का मतलब होता है डाई यानी दो। अब भाइयों, हमारे भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता, इसका मतलब यह होता है कि हम भारतीय हैं। हम कभी आपने ऐसा सुना कि हम राजस्थानी हैं, हम जोधपुरी हैं, वो अपन स्थानीय स्तर पर प्रयोग कर सकते हैं। कहीं पर भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स में आपने ऐसा लिखा हम राजस्थानी हैं ना, हम भारतीय हैं।
हम भारतीय है, भारत में एक ही नागरिकता मिलती है, भारत यानी देश की। अलग अलग नहीं, राज्य की अलग अलग नागरिकता हमारे नहीं मिलती। जबकि विश्व में अगर मैं बात करूं अमेरिका देश की, तो वहां पर दोस्तों दोहरी नागरिकता है, प्रांतीय अलग और केंद्र की अलग होती है। हमारे भारत में जैसे अपन दोस्तों वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड देखते हैं, तो वहां पर ऊपर लिखा होता है दोस्तों भारतीय पहचान प्राधिकरण, यानी हम भारतीय है, एक ही नागरिकता है। और यह कंसेप्ट जो है ना साथियों, ब्रिटेन से ग्रहण किया हमने। कहां से लिया भाइयों? यानी इकहरी नागरिकता का ये जो प्रावधान है, ये ब्रिटेन से लिया है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ध्यान रहेगा साथियों। चलिए अब देखो, एक एक बात को हम नोट करते चले भाइयों, ध्यान से सुनना। अब मैं आगे बात करूं तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 ये क्या कहता है? देखो अनुच्छेद 5 दोस्तों, नागरिकता न मिली हो तो भी व्यक्ति भारत में रह सकता है। ऐसी बात नहीं है कि नागरिकता न मिली तो भारत में नहीं रह पाएगा, भारत में रह सकता है, लेकिन उसको कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, वो किसी भी पोस्ट के दावेदार नहीं होते। जितनी भी राजनीतिक सुविधाएं उसको मिलती है वो किसी अनावश्यक शर्त यानी कोई आवश्यक शर्त के द्वारा ही दी जाएगी, बाकी नहीं दी जाती उसको। वो अपनी मेहनत मजदूरी करके रह सकता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हम बात करें एक दोस्तों, एक होता है देशी नागरिक, एक विदेशी नागरिक। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ फर्क है। देशी नागरिक जो हम हैं किसी राज्य के देशी नागरिक, एक विदेशी नागरिक। जैसे हमारे भारत में कुछ विदेशी नागरिक आते हैं, क्या उनको समान सुरक्षण प्राप्त है? बिल्कुल नहीं। आपने कभी सुना होगा जब अपन मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं तो अपन पढ़ते हैं साथियों, और जो मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो अपन कहते हैं कि यह अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है। स्वतंत्रताओं वाला जो कंसेप्ट है उनमें कुछ स्वतंत्रताएं विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होती। हम पढ़ते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा विदेशी नागरिकों को सभी संरक्षण प्राप्त नहीं होता, जबकि हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उनको संविधान के द्वारा समस्त सभी शक्तियां जो है प्रावधान होती है। दूसरी बात, कुछ दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में ऐसे पद है, उन पदों पर केवल एंड केवल हमारे भारतीय नागरिक ही जा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, चीफ जस्टिस का पद है, अटॉर्नी जनरल का पद है, सॉलिसिटर जनरल का पद है। ऐसे कई पद हैं साथियों जिनमें केवल एंड केवल भारतीय नागरिक ही जा सकते हैं, ना कि विदेशी नागरिक। जैसे गवर्नर, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, ऐसे कई पद हैं। तो आप ध्यान रखें, इन पदों पर केवल यही व्यक्ति जा सकते हैं। छोटा सा दोस्तों सुराख है, उनमें से क्या आ रहा है? धूप आ रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता होगा, थोड़ा ध्यान रहेगा। चलिए अब दोस्तों अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यह जो 7 अनुच्छेद है जो क्या बोल रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये क्या कहना चाहते हैं अपने को सुनिएगा। अनुच्छेद 5 यह कह रहा है भाइयों कि जिस समय भारतीय संविधान प्रवर्त यानी लागू हुआ, कब हुआ दोस्तों लागू? 26 जनवरी 1950। हालांकि आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद के साथ हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय नागरिकता के जो प्रावधान किए गए वो है अनुच्छेद 5 में, यानी संविधान के आरंभ के समय नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। तो क्या कहा गया उस समय? जो व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो, पहली बात, जो व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो, दूसरी, जो व्यक्ति फिलहाल विदेश में है, कब? 26 जनवरी 1950 को। 3 सिचुएशन याद रखना, जो व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो, फर्स्ट, जो व्यक्ति अभी विदेश में है लेकिन उनके माता पिता भारतीय है। भाई मान लो उस समय क्या हुआ था, संविधान आजाद, हमारा देश आजाद हुआ ही था, 2-2.5 साल हुए थे, और कुछ विदेशी जो हमारे जो भारतीय सैनिक थे कुछ विदेशों में भी थे उस समय, क्योंकि ब्रिटेन से आजाद हुए ही थे, तो उनके माँ बाप जो है भारतीय हो, या संविधान लागू होने से तकरीबन 5 साल पहले से ही वो भारत में रह रहे हो, 5 साल, तो साथियों वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया?
तीनों सिचुएशन में आपके सामने रख रहा हूं। संविधान लागू होने के समय नागरिकता का क्या प्रावधान था, अनुच्छेद 5 में है। फर्स्ट कंडीशन, वो व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया हो, वो व्यक्ति जो उस समय विदेश में हो लेकिन उसके माता पिता भारतीय हो, और वो व्यक्ति जो साथियों 5 साल पहले से ही भारत में विद्यमान हो। आपके सामने एक उदाहरण फेंक रहा हूं साथियों, होम रूल आंदोलन चलाने वाली एनी बिसेंट जो है आयरलैंड की मूल की थी, फिर भी भारतीय नागरिकता मिली। क्यों? क्योंकि आजादी से पहले ही वो भारत में विद्यमान थी। तो ध्यान रखना, यह था हमारे अनुच्छेद 5 में। ऑपरेशन हो गया इस ऑपरेशन अनुच्छेद 5 का। चलिएगा आइएगा रखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है साथियों, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था, और देश आजाद हुआ तो मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान और हिंदू बहुल इलाके को हिंदुस्तान नाम दिया। साथियों हिंदुस्तान वाले जो हिंदू लोग जो थे, हिंदुस्तान बहुल वाले क्षेत्र में, हिंदू बहुल क्षेत्र में आना चाहते थे, और मुस्लिम जो आबादी थी वो मुस्लिम बहुल इलाके में जाना चाहती थी। अब दोस्तों क्या हुआ, विभाजन का तो एक दोस्तों सिग्नेचर के तहत हो गया, लेकिन लोगों में बहुत भयंकर अराजकता फैली, कई मार काट हुए। तो कुछ कुछ हिंदू लोग जो थे वो कुछ मोमडन लोग जो थे पाकिस्तान जाना चाहते थे, कुछ वहां के हिंदू लोग भारत में। दोस्तों ऐसा पता थोड़ी था भाई, देखो आपके सामने एक बात कर रहा हूं, ये मान लो एक हमारा भारतीय उपमहाद्वीप था, यहां पर हिंदू आबादी रह रही है, ये मुस्लिम इलाका यानी पाकिस्तान घोषित हो गया। रात को सो रहे थे, किसको पता था कि यह अलग देश हो जाएगा, किसी को पता था क्या? तो दोस्तों इधर से उधर लोग तितर बितर हुए, बहुत भयंकर अराजकता फैली, मारकाट हुआ। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 6 में यह कहा गया, भारतीय संविधान अनुच्छेद 6 के तहत यह कहा गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनको नागरिकता का प्रावधान किया जाएगा। वो यानी पाकिस्तान अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया। पहले तो साथियों यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आने वाला जो निवासित है उसको नागरिकता दे दी जाएगी, नागरिक होगा। लेकिन फिर साथियों बहुत सारे लोग आने लगे तो सरकार ने एक अनुज्ञा पत्र जारी किया और वो उसके लिए एक निश्चित तारीख घोषित की। क्या तारीख ली? 19 जुलाई। यह तारीख याद रखना साथियों, 19 जुलाई 1948 की तारीख घोषित की कि इस तारीख के बाद जो भी व्यक्ति आएगा उनको एक अनुज्ञा पत्र भरना होगा और 6 महीने तक इंतजार करना होगा। 6 महीने के बाद उसको भारत का नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए कि मान लो उस समय की मार काट को देखकर वो आ रहा है, वापस जा भी सकता है। तो ध्यान रखना 19 जुलाई 1948 की तारीख आप थोड़ा ध्यान रखें। फिर भी दोस्तों भारत में हद से ज्यादा लोग आने लग गए तो फिर ध्यान रखना 1949 में यह नियंत्रण अधिनियम भी लाया गया। क्या लाया गया? नियंत्रण अधिनियम लाया गया, यानी फिर भारत आने वाले लोगों के लिए थोड़ा कंट्रोल किया गया, नियंत्रण अधिनियम लाया गया। तो बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 में था। अब साथियों अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है? थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा फर्क किया। क्या फर्क किया भाइयों अनुच्छेद 7 में? देखो अनुच्छेद 7 में भाई पहले जो है भारत से पाकिस्तान चले गए लोग और अब वो वापस आना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, आजादी से पहले ही वो पाकिस्तान चले गए, अब वो वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान होगा? यानी पाकिस्तान से भारत गए लोग अगर भारत से पाकिस्तान गए लोग अगर वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान किया जाएगा? उनके लिए एक तारीख की भी बताई गई साथियों, 1 मार्च 1947 से पहले, यानी आजादी से पहले ही भारत गए तो 1 मार्च 1947 से पहले अगर कोई भारत में गया हो और वो वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया। साथियों ये अनुच्छेद 7 में रखा गया। अब देखिएगा आगे बात करते हैं अपन अनुच्छेद 8 की। इसमें क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 8 में साथियों अपने को पता है
अपन कभी कभी पढ़ते कि कल्पना जी चावला अंतरिक्ष में गई थी, कोलंबिया अंतरिक्ष यान अमेरिका से, वो भारतीय मूल की महिला थी, अमेरिका में गई। ऐसा अपन पढ़ते हैं कि भारतीय मूल के नागरिक अमेरिका, जर्मनी, जापान, विदेश भरा है साथियों, बहुत सारे बिजनेसमैन लोग लगे हुए हैं, ऊंची सेक्टरों में लगे हुए हैं। तो हमारे भारतीय मूल के हर विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए भी तो कुछ नागरिकता का प्रावधान होना चाहिए ना। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक बात दोस्तों। देखो अनुच्छेद 8 में क्या लिखा गया साथियों कि भारतीय मूल के नागरिक है, भारतीय मूल के नागरिक है और विदेशों में रह रहे हैं, तो उनकी नागरिकता के लिए प्रावधान किया गया कि वो भी भारतीय नागरिक होगा। ध्यान से सुनना, भारतीय मूल के नागरिक है, विदेशों में रह रहे हैं, तो उनके लिए भी नागरिकता का प्रावधान किया गया, वो भी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। दोस्तों इसके अनुच्छेद के तहत ही एक 2003 में एक बिल आया था जिन्हें कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनना, सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया, एक छोटी सी बात कही गई, वो भी आप ध्यान रखना। यह अनुच्छेद 8 में आया था, अभी आगे अपन बात करेंगे, 2003 में आया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। इस बिल के तहत क्या किया गया कि भाई जो विदेश, हमारे भारतीय मूल के नागरिक अगर विदेश में रहना चाहते हैं तो कुछ शर्तों के तहत वो वहां पर लंबे समय से रह रहे हैं तो वहां की नागरिकता भी ग्रहण कर सकते हैं। यह बात 2003 में इस बिल के तहत कही गई। रिपीट कर रहा हूं साथियों, एक बात थोड़ी सी ध्यान में रखना, हमारे ये जो नागरिकता वाला प्रावधान है, कहीं पर भी आपको सवाल पूछ लिया जाए कि नागरिकता जो है, नागरिकता वाला जो प्रावधान है वो सब इससे संबंधित सबसे अंतिम पावर किसके पास है, तो संसद के पास है। पहली बात तो ये। दूसरी बात साथियों, यह जो नागरिकता संबंधी बात प्रावधान है, यह भारत का कौन सा मंत्रालय जारी करता है, सवाल पूछ लिया जाता है तो होम मिनिस्टर साथियों गृह मंत्रालय के अंदर आता है। ध्यान से सुनना, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। रिपीट कर देता हूं, भारत में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है उसकी अंतिम पावर तो संसद के पास ही है, लेकिन साथियों यह जारी कौन करती है, गृह मंत्रालय करता है। तो अनुच्छेद 8 आपको समझ में आ गया। अब देखो अनुच्छेद 9 क्या बोल रहा है, उससे संबंधित भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 9 में यह कहा गया भाइयों कि भारतीय मूल का कोई नागरिक था, विदेश में जाकर रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है, तो उसने अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से विदेशी अगर नागरिकता अर्जित कर ली, विदेशी नागरिकता, ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 9 में तो 8 में क्या था, भारतीय मूल का नागरिक है, विदेश में रह रहा है, तो साथियों तो भी वो भारतीय नागरिक माना जाएगा, उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 9 में यह लिख दिया गया कि वो उसने अपनी इच्छा से वहां की नागरिकता अपनी अर्जित कर ली, तो फिर साथियों यह नागरिकता उसके लिए मान्य नहीं होगी, यहां पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। ध्यान से सुनना, फिर वो यहां का नागरिक नहीं होगा। यह अनुच्छेद 9 में है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 10 और 11 क्या है, ध्यान से सुनना एक एक। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि भारत, ये जो हमारे भारतीय नागरिक है, इनके लिए नागरिकता कब तक बनी रहेगी या नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है। तो इनमें दोस्तों मुख्य रूप से 3-4 बातें हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात तो, अगर कोई व्यक्ति संविधान के प्रति वफादार नहीं है, विदेश का साथ दे रहा हो, भाई नागरिकता, हम भारत के नागरिक हैं, आपको पता है हमें नागरिकता जन्म से मिली है, हमारे माता पिता को भी जन्म से मिली है, हमारे दादा दादी यहां से रह रहे हो, आप सभी युवा भाइयों बहनों के दादा दादी यहां पर रह रहे हैं और उनके वंशजों को नागरिकता मिली, उनसे ही अपने को नागरिकता मिली। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति भारत के प्रति वफादार, यानी भारतीय संविधान के प्रति वफादार नहीं है, या उसने अपनी इच्छा से नागरिकता का परित्याग कर दिया हो, तो साथियों इस प्रकार से वो नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। या मान लो कोई संविधान के प्रति वफादार नहीं होकर किसी विदेशी से, शत्रु देश से नाता रखता हो, तो फिर वो जो है नागरिकता उसकी
छीनी जा सकती है। या कोई मान लो देखो जैसे नागरिकता मान लो 5 तरीके से मिलती है, तो रजिस्ट्रीकरण करके नागरिकता तो ले ली, लेकिन यहां पर अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता हो, उपद्रव मचाता हो और वो जेल लगभग 2-3 साल से जेल में रह रहा हो, तो उसकी नागरिकता जो है छीन ली जाती है। तो बर्खास्त करके या नागरिकता का त्याग कर दे, या कोई विदेशी देश से नाता रखे, शत्रु देश से, संविधान के प्रति वफादार नहीं हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति भारत का नागरिक बना न रह पाएगा। चलिए, यह हुआ 10वां। अब अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 क्या बोलता है, ध्यान रखना, नागरिकता से संबंधित नियम बनाने की पावर संसद के पास होगी। नागरिकता से संबंधित बातें संसद जो है कानून बनाएगी, अंतिम शक्ति संसद के पास में ही होगी। तो साथियों, क्या संसद ने कानून बनाया? बिल्कुल बनाया। सबसे पहले दोस्तों संसद ने 1955 में, ध्यान से सुने ना, ये 1955 है, भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया। अनुच्छेद 11 के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया। समझ में आई बात आपको? भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया 1955 में। इसमें दोस्तों 5 बातें लिखी गई नागरिकता प्राप्त करने की, और 3 बातें नागरिकता समाप्त करने की थी। पहली बात, नागरिकता प्राप्त कैसे करेंगे? जन्म से। जन्म से, जन्म से देखो, इस नागरिकता अधिनियम के तहत 5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। पहला, जन्म से। जन्म से का मतलब यह होता है कि या तो वो स्वयं का जन्म यहां पर हुआ हो, या अपने माता पिता वंश दादा दादी का जन्म यहां पर हुआ हो। समझ में आ गई दोस्तों? फिर इसमें साथियों आगे चलकर इसमें संशोधन किया गया था कि जन्म तो मान लो कोई विदेशी नागरिक यहां पर आया हुआ और उसका जन्म हो गया, तो फिर आप कैसे करें? भाई मान लो कोई विदेशी व्यक्ति भारत में घूमने के लिए आया और वह प्रेग्नेंट था, और उसका अगर मान लो जन्म डिलीवरी हो गई, तो क्या उसको आप नागरिक बना दोगे? तो धीरे धीरे साथियों इसमें सुधार हुआ। 1986 में इस बिल में संशोधन किया गया, यह कहा गया कि उनके माता या पिता दोनों में से कोई एक यहां का हो, भारतीय हो, और उसका जन्म यहां पर हुआ हो, तो ही भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो यह जन्म से वाली बात थी। फिर दूसरा प्रावधान था वंश क्रम के आधार पर। वंश क्रम में बात की गई थी। पहले तो साथियों यही था कि उसके पिता या पिता के वंशज यहां से हो। फिर साथियों धीरे धीरे में संशोधन किया गया 1992 में, और यह कहा गया कि चाहे पिता या माता दोनों में से कोई हो, तो वो जो है भारतीय नागरिक यहां का माना जाएगा। तो पहली जन्म से, दूसरी वंश क्रम के आधार पर, तीसरी दोस्तों कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करके यानी रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से भी वो व्यक्ति जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए दोस्तों पहले इसमें 5 साल था, फिर 1992 में 7 साल कर दिया गया। आज जो है 7 साल का प्रावधान है, यानी कम से कम वो व्यक्ति 7 साल का यहां रहना, 7 साल से रेगुलर यहां पर रह रहा हो, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, तो साथियों उनको रजिस्ट्रीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है। फिर चौथा प्रावधान है देशीयकरण के द्वारा। देशीयकरण का मतलब कैसे? कोई विदेशी व्यक्ति हो और वो भारत में रह रहा हो, और उसको दोस्तों कला संस्कृति वगैरह रहन सहन तौर तरीका पसंद आ गया, और वो यहाँ के अपने रीति रिवाज में ढल गया हो, तो वो चाहता है कि मैं यहीं पर रहूं, तो वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन कैसे? कम से कम 10 साल तक यहां पर रहना चाहिए। यानी जब 10 साल तक यहां पर रह गया तब वो ढलेगा ना भाई, एकदम तो वो अचानक इस प्रकार का हो नहीं सकता। तो कम से कम 10 साल तक व्यक्ति यहां पर लगातार रह रहा हो, और वो इस देश के, इस राज्य के अनुसार ढल गया हो, तो देशीयकरण के द्वारा। ध्यान रखना, रजिस्ट्रीकरण में 7 साल और देशीयकरण में 10 साल है। 10 साल के द्वारा इनको नागरिकता प्राप्त कर दी जाएगी। और 5वां है दोस्तों अर्जित प्रदेश की नागरिकता। यह थोड़ा ध्यान रखना, अर्जित प्रदेश क्या होता है? अर्जित प्रदेश के लोगों को नागरिकता, अर्जित प्रदेश दोस्तों आपको एक उदाहरण दूं मैं। अर्जित प्रदेश की नागरिकता कैसे? भारत का एक 22वां राज्य बनता है सिक्किम। सिक्किम को साथियों मैंने पिछले बताया था कि अनुच्छेद 2A में एसोसिएट स्टेट शहर राज्य का दर्जा दिया था। 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के तहत दिया था। फिर 36वें के तहत ये अमेंडमेंट के तहत उसको फिर शहर राज्य का दर्जा हटा दिया था। तो साथियों सिक्किम जो पहले शहर राज्य का हमारा भारत का राज्य नहीं था, फिर जब उनको मिला लिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो वहां के लोगों को भी नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया। तो इस प्रकार कोई अर्जित प्रदेश हो, कोई अपन युद्ध के द्वारा जीते करे, तो वहां के नागरिकों को नागरिकता देने का प्रावधान भी इस अधिनियम में था। तो 5 तरह के पार्ट है दोस्तों, जन्म से, वंश क्रम से, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, और साथियों चौथा जो है हमारा
देशीयकरण, और पांचवा जो है रजिस्ट्रीकरण में भी साथियों एक व्यक्ति यहां का होना ही चाहिए, और फिर पांचवा हमारा अर्जित प्रदेश। ये इस आधार पर हम भारतीय नागरिकता का प्रावधान होता है। फिर साथियों 1955 में जो भारतीय नागरिकता अधिनियम आया था उनमें भी काफी बार क्या किया गया, संशोधन किया गया। तो ध्यान से सुनना, प्रथम अधिनियम नागरिकता संबंधी आया कब था, 1955 में। 1955 में तो वो आया था, फिर साथियों इसमें संशोधन किया गया कब, पहली बार 1986 में। ध्यान से सुन लेना, 1986 में इसमें पहली बार संशोधन हुआ। फिर साथियों 1992 में और संशोधन हुआ, 2003 में इसमें और संशोधन किया गया, 2015 में इसमें और संशोधन किया गया, और अगर आपको पता हो तो फिलहाल 2019 में बहुत ही शानदार संशोधन किया इसमें, जिन पर काफी विवाद चला था। नागरिकता से अमित शाह जो लेकर आए थे इस बिल को, तो उसमें काफी विवाद चला था। तो ध्यान रखना, ये 2019 में जो मुद्दा था नागरिकता संबंधी, वो करंट का इश्यू है, इसलिए अपन उस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे, आप निश्चित रहे। तो इतनी बार इसमें संशोधन हो चुका है। 55 पहली बार नागरिकता अधिनियम आया, 86 में साथियों इसमें पहली बार संशोधन हुआ, फिर 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 15 में हुआ, आगे चलकर 2019 में भी आपको पता है तो सीएए में लाया गया था। अमित शाह जी लेकर आए थे, गृह मंत्री जो हमारे थे वो लेकर आए थे। तो इतना संशोधन इसमें हुआ। अब 2019 में इसमें क्या बातें जोड़ी गई, क्या कहा गया, वो अपन एक विस्तृत वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। दोस्तों आप ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिएगा, आपका भाई आपके हरदम साथ है। निश्चित रहे, भरोसा रखें सबसे पहले अपने आप पर। एक दर्पण के सामने खड़े होकर अपने ही आप से साथियों पूछिएगा कि मैं इसके लायक हूं या नहीं, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।